तो आइए अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर पर कार्य करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ह्वेनसांग भारत क्यों आना चाहते थे? तो ह्वेनसांग भारत इसलिए आना चाहते थे कि वह भारत की यात्रा करना चाहते थे। वह भारत के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो स्थल थे वहाँ की यात्रा करके और बौद्ध धर्म के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, भारत आने में ह्वेनसांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो भारत आने में ह्वेनसांग को प्राकृतिक, भौगोलिक और सैनिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। वह प्राकृतिक जो बाधाएं थीं, भौगोलिक परिस्थितियां थीं, जंगल थे, हिमालय पर्वत का क्षेत्र था, नदी थी, रेगिस्तान था, सैनिक आवाजाही पर रोक लगाते थे। इन सारे चीज़ों को, कठिनाइयों का सामना किया ह्वेनसांग ने, और इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद वह भारत के पहले कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया और तब भारत की सीमा में वह प्रवेश किए थे। तीसरा प्रश्न है कि ह्वेनसांग और शीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। तो ह्वेनसांग और शीलभद्र बौद्ध मठ नालंदा के भिक्षु थे, वह विद्वान थे। ह्वेनसांग भारत में आया हुआ चीन का यात्री था। ह्वेनसांग की यह इच्छा थी कि वह शीलभद्र के साथ योगा शास्त्र पर विमर्श करे, चर्चा करे। और जब ये बोध गया में ठहरे हुए थे तो नालंदा के बौद्ध मठ से दो आए भिक्षु और उन्होंने कहा कि आप नालंदा मठ में चलिए। जब नालंदा मठ में जाने के लिए आमंत्रण उन्हें किया गया तो बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह चाहते थे कि वहाँ वह जाएं। जब वहाँ गए और शीलभद्र से उनका सामना हुआ तो शीलभद्र को वह घुटनों के बल बैठकर शीलभद्र के चरणों को चूमा और ह्वेनसांग ने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे शिष्य बनाइए और मुझे शिक्षा दीजिए। तो शीलभद्र ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें शिक्षित करने के लिए ही रुका हुआ था। मैं जब मृत्यु को वर्ण करना चाहा, मृत्यु को प्राप्त करना चाहा, तो स्वप्न में 3 देव आए और कहे कि अभी आप मृत्यु को प्राप्त न करें, क्योंकि एक चीन से भिक्षु आने वाला है, वह बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना चाहता है, आप उन्हें शिक्षित करिए। तो ह्वेनसांग, मैं तुम्हारे शिक्षा के लिए, मैं तुमको शिक्षित करने के लिए ही मैं रुका हुआ हूँ। तो इस तरह से उनका मिलन होता है और बिना देर किए हुए ह्वेनसांग और शीलभद्र में अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू हो जाता है। अगला है कि नालंदा का वर्णन ह्वेनसांग ने किन शब्दों में किया है? तो ह्वेनसांग नालंदा का वर्णन अपने आता वर्णन में करता है। आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न हुआ, आप ये लिख कर लाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। वह लिखते हैं कि यहाँ इसकी दीवारें ईंट की बनी हुई हैं, मठ के चारों ओर ईंट की दीवारें हैं। मठ में एक वेधशाला भी है जो काफ़ी ऊंचाई पर है। वहाँ पर पुजारियों को रहने की जगह भी है। वहाँ एक तालाब है जिसके स्वच्छ जल में कमल खिले हुए रहते हैं। आम का बागीचा भी है जिसे आम की मंजर की भीनी भीनी सुगंध आती रहती है। उन्होंने यह भी लिखा है कि यहाँ पर कई भिक्षु अध्ययन करते थे और यहाँ पर प्रवेश करने के लिए उन्हें वहाँ के जो द्वारपाल होते थे
उनके भी प्रश्न का उन्हें उत्तर देना होता था। मतलब कि बौद्ध में मठ, नालंदा के मठ में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। तो इस तरह के बातों को उन्होंने नालंदा के बारे में वर्णन किया है। आप इसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है पाठ से आगे, निम्नलिखित अंश वेनसांग के किस पक्ष को दर्शाता है? जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो इसकी भी चिंता नहीं। इस पक्ष से क्या जानकारी मिलती है? इस वाक्य से यह जानकारी मिलती है कि वेनसांग दृढ़ निश्चयी था। वह निश्चय कर चुका था कि वह भारत की यात्रा हर कीमत पर करेगा। उसके सामने प्राकृतिक बाधाएं थीं। देश का कानून अवरोध डालता था। देश का कानून किसी को चीन छोड़ने की आज्ञा नहीं देता था। कष्टों का वह परवाह नहीं किया और कहा कि नहीं, मैं भारत की यात्रा हर हाल में करना चाहता हूं। भारत को वह बुद्ध का देश मानता था और कहा कि मैं चीन की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखूंगा जब तक मैं बुद्ध का देश घूम नहीं आता। चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, कोई परवाह नहीं। वह चाहता था कि किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में भारत की यात्रा करें और भारत में जो बौद्ध से जुड़े हुए स्थल हैं, जो जानकारियां हैं, उसे वह प्राप्त करे। वह ज्ञान पिपासु था, ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। बौद्ध से जुड़े हुए हर तथ्यों के बारे में, हर कारक के बारे में, हर अध्ययन सामग्रियों का, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता था। कितना वह बौद्ध धर्म से लगाव रखता था वेनसांग। अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास के किसी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न, ये आपके लिए प्रश्न हुआ कि आप कहीं भी, कोई आपके क्षेत्र में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है तो वहां जाना है। और जिस तरह से इसमें आपने देखा कि जहां जिस क्षेत्र की जो विशेषताएं होती हैं उसका वर्णन किया जाता है यात्रा वृतांत में, तो आप उसी तरह से आप किसी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की यात्रा कीजिए और वहाँ की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। कहाँ जाएंगे आप? पास में शेर शाह का मकबरा है, आप वहाँ जा सकते हैं। गौतम बुद्ध का बोध गया में है, आप वहाँ जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करिए और कुछ लेखन का अभ्यास करिए। अगला है व्याकरण से पक्ष है। तो बच्चों, कल हम लोग व्याकरण के भी बारे में बात किए थे, तो कारक के बारे में बात किए थे। तो कारक क्या है? तो कारक के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जिसके माध्यम से क्रिया के साथ व्यक्त होता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जिसके माध्यम से स्पष्ट होता है वह कारक कहलाता है। स्पष्ट है ना? संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ कैसा संबंध है? यह संबंध जिस शब्द से पता लगता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो कारक कितने हैं? कारक के भेद 8 हैं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था। कौन कौन है? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये देखिए, है ना। कितने हैं कारक के? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इसका चिन्ह क्या है?
कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म का चिन्ह क्या है? को। करण का संबंध चिन्ह क्या है? विभक्ति से या द्वारा। संप्रदान का विभक्ति या चिन्ह के लिए। अपादान का से। संबंध का चिन्ह का, के, की। अधिकरण का में या पर। संबोधन का हे, हो, अरे। यह चिन्ह है कारक के। यह कारक का प्रकार हुआ। इससे आपको एक एक वाक्य बनाना है। तो कल इसी एक एक वाक्य के बारे में आपको मैंने बताया था। ये देखिए, बताया था ना, मैंने बताया था, कुछ वाक्य मैंने बताया था। देखिए यहां पर क्या है? मैंने, आगे पढ़िए, मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी। इसमें ने क्या है? कर्ता का चिन्ह है। दूसरा वाक्य है कर्म सा। कौन वाक्य है? देखिए कर्म से है। कर्म का वाक्य देखिए क्या है? ढूंढिए कहां पर कर्म का चिन्ह है? को। देखिए कहां पर है? मिला? देखिए, मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। ये क्या है? को किसका चिन्ह है? कर्म का है। तीसरा क्या है? करण। तो करण का इसमें कौन वाक्य है? करण का वाक्य नहीं है। तो करण का एक वाक्य आप लिख सकते हैं कि मोहन कलम से लिखता है। मोहन कलम से लिखता है। यह करण का वाक्य हो गया। इसके बाद है संप्रदान का। तो संप्रदान का इसमें कौन वाक्य है? ढूंढिए। जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था। तो यहां पर के लिए है, तो यह संप्रदान का है। अगला है अपादान। अपादान का चिन्ह क्या है? से। तो इसमें कौन वाक्य है? देखिए, हिरन शेर से डरता है। तो से यहां पर क्या है? अपादान है। हिरन शेर से डरता है। अगला है संबंध। संबंध का चिन्ह क्या है? का है, की है, के है। तो वाक्य बनाइए, यह राम की पुस्तक है। मोहन सोहन का भाई है। तो इस तरह से का, की, वह किसका है? तो संबंध का है। अगला है अधिकरण। अधिकरण का क्या है? में, पर। तो इसमें कोई वाक्य है जो अधिकरण का है? हाँ है। गोधूली कूद कर मेरे कंधे पर आ बैठी। तो पर यहां पर है, तो ये अधिकरण है इसमें। अगला है कारक संबोधन। तो संबोधन का क्या है? हे, हो, अरे। इसमें बताइए ऐसा कोई वाक्य है जो हे, हो, अरे हो शब्द हो? है। अरे यह तो बहुत सुंदर है। तो यह संबोधन का वाक्य है। तो बच्चों, कारक 8 प्रकार से होते हैं, उसके ये चिन्ह हैं। तो आप इसका अभ्यास करके और लाएंगे। तो ये आपके लिए अभ्यास का हुआ कि कारक क्या है, कारक के कौन कौन से प्रकार हैं, उसके क्या क्या कौन कौन से चिन्ह हैं। अगला प्रश्न है, गया और नालंदा की तरह बिहार की कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाइए। गया और नालंदा का इसमें जिक्र आया है पाठ में। वह ऐतिहासिक स्थल है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है। इसके अलावे और कौन कौन सा स्थल है जो ऐतिहासिक है? बताइए। मैं कुछ आपको हिंट्स करता हूं। सासाराम, यह शेर शाह का मकबरा है। राजगीर, जहां पर शांति स्तूप है। पटना आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कई स्थल हैं जो बिहार में के ऐतिहासिक स्थल हैं। तो आप इन स्थलों के बारे में और जानकारी जुटाएंगे।
अगला है गतिविधि, अपने शिक्षकों अभिभावकों से पता कीजिए कि बिहार में मेले कहाँ कहाँ लगते हैं और क्यों प्रसिद्ध हैं। बिहार में मेले कहाँ कहाँ लगते हैं आप पता करिए। मैं कुछ आपको हिंट्स कर रहा हूं। मेला लगता है सोनपुर का। सोनपुर का जो मेला है एशिया प्रसिद्ध मेला है वह, तो सोनपुर का मेला है। बेगूसराय में सिमरिया घाट है, वहां मेला लगता है कल्पवास का, मलमास मेला वो लगता है। राजगीर में भी मेला लगाया जाता है। तो बिहार के कई ऐसे स्थल हैं जहां पर मेला लगाया जाता है। आप इन स्थलों के बारे में जानकारी जुटाइए और उसे नोट करिएगा। तो बच्चों, यह पाठ आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें आपने यह देखा कि यात्रा वर्णन कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो यात्रा वर्णन इसलिए जरूरी है कि वहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विशेषताओं के बारे में और लोगों को जानकारी मिले। तो यह प्रयास होना चाहिए कि आप भी कहीं यात्रा करें तो उसके ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक विशेषताओं का भी आप अवलोकन करें, जानकारी जुटाएं और लिखने का अभ्यास करें। तो बच्चों, यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यह पाठ बहुत रोचक है। आप इसे पढ़ेंगे और भी इसके भावों को अपने स्तर से अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज यह पाठ अब मैं समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। आप कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, हाथ मुंह को साबुन पानी से धोते रहिए, पौष्टिक आहार लीजिए, स्वच्छ आदत बनाइए, स्वच्छ आदत अपनाइए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर पढ़िए लिखिए।